हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मेरी क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर ग्रेविटेशन, जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की बात करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहे हैं कि अर्थ ये हो गया आपका अर्थ, ये आपका हो गया अर्थ। ये क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। किसको अट्रैक्ट करती है? मून को। किसको अट्रैक्ट करती है? मून को। इन्होंने कहा कि अर्थ जो है मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो क्या मून भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? सही बात है, यस, अट्रैक्ट करेगा। अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और मून भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बताया गया है, न्यूटन जी ने बताया है, इस वर्ल्ड में जितने भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं। एक दूसरे को अट्रैक्ट मतलब ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। तो भैया अर्थ भी एक बॉडी है, मून भी एक बॉडी है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अर्थ अट्रैक्ट करेगा मून को, मून भी अट्रैक्ट करेगा अर्थ को अपनी तरफ। और इन्होंने कहा क्या दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा? मतलब अर्थ जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है मून को, क्या उसी फोर्स से मून भी अपनी तरफ अर्थ को अट्रैक्ट करेगा? यस, दोनों सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ मून पे लगा रही है, उतना मून भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ पे लगाएगा। और वो कितना लगाएगा आप जानते हो? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एम कैपिटल एम मान लिया मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ, और ये हो गया एम मतलब हो गया मास ऑफ मून। इसको आप हम एम ही बोल सकते हैं, इसको स्मॉल एम बोल सकते हैं। तो मास ऑफ मून, सॉरी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, और ये हो गया उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा? सेम फोर्स से अट्रैक्ट करते। यस, अर्थ जिस फोर्स से मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मून भी अर्थ को उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि क्यों वाई, रीजन। तो रीजन आप दे दोगे बिकॉज बोथ बॉडी अट्रैक्ट टू ईच अदर विथ सेम ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू G अपॉन आर स्क्वायर। एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ, एम मतलब मास ऑफ मून। इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ही लगेगा, जितना अर्थ मून को अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट करने में लगाएगा इतना ही लगाएगा, और मून भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इतने ही फोर्स से। ओके, कह रहे मून अट्रैक्ट द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं मून अट्रैक्ट द अर्थ। मून अर्थ को क्या करता? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अर्थ मून की तरफ क्यों नहीं मूव करता? अर्थ जो है मून की तरफ मूव क्यों नहीं करता? या अर्थ मून को अट्रैक्ट करता है तो मून अर्थ की तरफ क्यों नहीं मूव करता? क्योंकि जो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
वो इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता है, थोड़ा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो एक दूसरे को क्या करें, खींच पाए। जैसे ये आपका हो गया अर्थ, ये हो गया आपका मून, ठीक है। तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो इतना वीक होता है। रीजन क्या है, वीक अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड द मून because gravitational force is weak, between अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कम होता है, कम होता है, इसीलिए अर्थ क्या होता है, मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। इन्होंने कहा क्या होता है, व्हाट हैपेंस क्या होगा, टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट भी जो फोर्स लग रहा है उसमें क्या हो जाएगा, इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट डबल, अगर हम एक बॉडी का मास डबल कर दें तो फोर्स क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप जानते हो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, मान लीजिए दो बॉडी के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर लग रहा है। अब अगर एक बॉडी का मास इफ m1 का जो मास है 2m डबल कर दिया जाए, m1 का जो मास है वो डबल कर दिया जाए तो जो न्यू मास हो जाएगा 2m डैश हो गया। सुन लीजिए, एक बॉडी का मास डबल कर दिया, मान लो m1 का मास 2m1 कर दिया जाए तो नया फोर्स क्या होगा, नया फोर्स जो होगा f डैश हो जाएगा g। अब m1 की जगह पे क्या रखेंगे, m डैश रखेंगे, m डैश m2 अपॉन क्या होगा r स्क्वायर, और m डैश की जगह पे क्या रखोगे 2m1, तो 2 आगे कर दो, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m डैश की प्लेस रखोगे क्या 2m1, 2 डैश, क्योंकि अब नया बॉडी क्या हो गई, m डैश हो गई क्योंकि डबल कर दिया गया मास। या आप ऐसा समझिए, केवल इतनी बात याद रखिए, दिमाग ऐसे लगा कि आपको आंसर देना है, कुछ लगाना उगाना कुछ नहीं है, सीधा इसको क्या करोगे, एक बॉडी के मास को डबल करना है तो m1 की जगह क्या आएगा 2m1, तो 2 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 बाहर। एक बॉडी का मास डबल करना है तो यहाँ m1 है और वहाँ पे क्या करना, डबल को 2m1 हो जाएगा, तो जब 2m1 होगा 2 बाहर आ जाएगा, तो ये पूरा क्या होगा, पहले के फोर्स का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, पहले का फोर्स का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, फोर्स बिकम डबल, फोर्स बिकम डबल। इन्होंने कहा कि अगर हम दो बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, अगर एक बॉडी का मास डबल कर दिया जाए तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा समझिए, m1 को आप चाहे m1 को डबल कर दो चाहे m2 डबल कर दो, m1 डबल करो तो m1 जगह क्या रखें 2m1, 2 बाहर आ जाएगा तो आएगा Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये तो भैया हो गया पहले वाला फोर्स,
और 2 क्या है, बाहर है, तो पहले के फोर्स का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, अगर चाहे m2 मान लो डबल करते हो तो 2m2 रखोगे, m2 जगह पे 2 बाहर आ जाएगा, तो बाकी तो ये पूरा रहेगा ही रहेगा, तो पहले के फोर्स का भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, बी वाला पार्ट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। डिस्टेंस डबल कर दी जाए, क्या कर दिया है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल्ड आर ट्रिपल्ड, सुन लीजिए, दो ऑब्जेक्ट भी जो डिस्टेंस है उसको डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, फोर्स क्या होगा, ट्रिपल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। देखो भैया, व्हेन आर इक्वल टू, पहले केस में व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, जब डबल कर दिया जाएगा देन फोर्स, सुन लो, फोर्स यहां पे दिमाग लगाओ, आर की जगह पे हम 2r रख दें, डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो आर की जगह हम 2r रखेंगे, तो 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर होगा, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो बाकी पूरा यही चीज तो रहेगा, तो पहले का फोर्स का 1/4 हो जाएगा, 4 नहीं 1/4 हो जाएगा, देन फोर्स बिकम्स 1/4, 1/4 पहले का 1/4 हो जाएगा, क्योंकि r की जगह पे हम 2r रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, r का r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 जब बाहर आएगा, 4 जब ये बाहर आएगा तो ये पहले का फोर्स हो जाएगा, पहले का फोर्स का 1/4। ठीक है, अच्छा, जब जब क्या करेंगे, समझ बात आ रही है, देखो भैया, आर की जगह पे डिस्टेंस को डबल करना, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, आर को डबल कर दिया गया तो आर के प्लेस पे हम 2r रखेंगे, तो 2r का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर 4, r का r स्क्वायर, तो यहाँ 4r स्क्वायर आएगा, 4r स्क्वायर आएगा ना, तो उस 4 को बाहर कर लो, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, f, पूरा क्या होगा, f, तो f/4 हुआ, नहीं 4 हुआ, तो जो नया फोर्स आया वो पहले के फोर्स का क्या हो जाएगा, हाँ, द फोर्स बिकम 1/4 हो जाएगा। अच्छा, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इट ट्रिपल्ड, अगर उनको ट्रिपल कर दिया जाए तो क्या होगा। आप जरा सोचो, यहाँ पे क्या कर देंगे, यही दिमाग लगाओ, r के आप 3r रख देंगे और 3r के जब हम स्क्वायर करेंगे तो 9r स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, 9r स्क्वायर आएगा, यहाँ 9 को बाहर कर लो तो ये पूरा क्या हो जाएगा, f बन जाएगा, पहले वाला फोर्स, तो पहले के फोर्स का 1/9 हो जाएगा, तो देन फोर्स बिकम्स 1/9 टाइम्स, इतना 4 टाइम्स 1/9 टाइम्स, कितना हो जाएगा, 1/9 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट देखिए,
इसी का थर्ड पार्ट देखिए, क्या करें, द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल। इन्होंने कहा दोनों ऑब्जेक्ट के मास डबल कर दिए जाए, तो दिमाग लगाओ, m1 भी डबल कर दिया 2m1, m2 भी डबल कर दिया 2m2, तो 2 2 4, तो बाहर आ जाएगा 4, तो पहले वाले फोर्स का क्या हो जाएगा 4 टाइम। when masses of both body becomes double then force becomes 4 times, फोर्स बिकम 4 टाइम्स, फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों, समझ गए ना, m1 को डबल किया जाए तो m1 डबल को 2m1 हो गया, m2 डबल किया 2m2, तो 2 इंटू 2 हो गया 4, बाहर 4 आ गया, तो 4 बाहर आ जाएगा, बाकी यही रहेगा, और ये क्या हो गया पहले का फोर्स, तो पहले के फोर्स का क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, व्हाट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इसको हमने कॉन्सेप्ट में सिखाया है कि दो बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। न्यूटन जी ने बताया इस वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ये बताया न्यूटन जी ने। चाहे जो, बस होता क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास नहीं आ पाती हैं। जैसे आप कह देते हो सर यहाँ पे डस्टर है, यहाँ पे मार्कर है, सर आपने तो बताया कि इस वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं सर, तो सर ये डस्टर यहाँ पे रखा है, ये पेन यहाँ पे रखी है, कहाँ अट्रैक्ट कर रही है, ये अट्रैक्ट कर रही है, इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन ये बहुत कम है, इतना कम है कि इसको सरका नहीं पा रहा है, क्योंकि इनके बीच इनको सरका नहीं पा रहा है, खींच नहीं पा रहा है, बहुत कम है। लेकिन जब बहुत बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट आती हैं, जैसे अर्थ की बात है, मून की बात, अर्थ की बात है, सन की बात है, अर्थ सन जब मूव करते हैं तो इनके भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता चलता है। क्यों, क्योंकि देखा होगा सन क्या होता है, सन के चारों ओर, ये सन हो गया, मान लीजिए ये आपका सन हो गया, ठीक है। अब इस सन के चारों ओर जो अर्थ का क्या होता है, अर्थ मूव करती है, आपको बताया होगा अर्थ मूव अराउंड द सन, अर्थ मूव अराउंड द सन। अर्थ क्या करती है, अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड मूव करती है, ठीक है। तो ये भी बताया गया होगा कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, आप सीधा से एक एग्जांपल ले लीजिएगा, किसी चीज को रस्सी से बांध लीजिएगा, बांधने के बाद टाई करने के बाद उसको घुमाइएगा ऐसे, जब आप घुमाते हो ना तो वो देखा होगा बॉडी बाहर जाना चाहता होगा, वो बाहर क्यों जाता होगा, जो घूम रहा है, तो लगातार आप उसको अंदर तरफ क्या करते रहते हो, खींचते रहते हो, अंदर तब खींचे रहते हो, तभी वो सर्कुलर पाथ मूव करता है। बाई दबे से आपका हाथ छूट जाए रस्से से तो आपने खींचना बंद कर दिया, आपने खींचना बंद कर दिया, तो ऐसे ही देखोगे वो बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करेगा, वो बाहर चला जाएगा। क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उस पर कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स लगा होगा, नहीं तो मूव कर ही नहीं सकती, क्योंकि
ये देखिए, जब सन के चारों ओर अर्थ क्या करती है, मूव करती है, तो अर्थ पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उस पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है, उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इस पर बाहर की ओर फोर्स लग रहा है तो इसको बाहर चला जाना चाहिए, लेकिन ये बाहर जाता नहीं है, ये लगातार अपने सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है। क्यों? क्योंकि इसको एक फोर्स ऐसा है जो इसको अंदर की तरफ, उतना ही फोर्स, जितना फोर्स इस पर बाहर की ओर लग रहा है उतना ही फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। तो ये बाहर लगने वाले फोर्स को क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है अंदर वाला फोर्स लगा के। अब कहोगे अंदर वाला सर कौन फोर्स लग रहा है, कोई तो ऐसा फोर्स है नहीं भैया। सन और अर्थ को क्या कर दिया गया, किसी धागे से बांध दिया गया, सर खींच रहा है लगातार, नहीं। तो इनके बीच कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो न्यूटन जी ने बताया कि वर्ल्ड में जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। तो ये अच्छा, स्पेस में नहीं लगेगा, स्पेस में क्यों नहीं लगेगा, पूरे यूनिवर्स की बात है। न्यूटन जी ने बताया पूरे यूनिवर्स में, चाहे स्पेस की बात हो चाहे जहां पे हो, वो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही लगेगा दो बॉडी के बीच। बस होता क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कहीं कहीं कम हो जाता है, कहीं कहीं ज़्यादा हो जाता है। तुम बात उसकी कर रहे हो कि जहाँ एक जगह ऐसी है, एक जगह ऐसी आएगी बीच में जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, ग्रेविटेशनल क्या होता है, जीरो हो जाता है, वहाँ पे आपका वेट जीरो हो जाएगा, लेकिन उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगेगा ही लगेगा दो ऑब्जेक्ट के बीच। तो ये हो जाता है, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ, सुनिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, जो आप ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। जिसका पहला इंपॉर्टेंट है कि इट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसकी वजह से हम अर्थ से बंधे हुए हैं। बाइक बढ़िया धड़ धड़ चलाते चले जा रहे हैं, बाइक नहीं तो बाइक उड़ गए ऐसे ऐसे से ऐसे ऐसे ऊपर 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 नीचे होकर चलेगी, लेकिन बढ़िया से क्या होती है, एकदम चले जा रहे हैं। हम लोग ऐसे खड़े हैं, हम लोग ऐसे खड़े हैं तो क्या है, अर्थ के टिके हुए हैं। ऊपर से भी उतना फोर्स लग रहा है और नीचे भी बराबर। कौन सा, कौन ऊपर से, ऊपर कौन फोर्स लग रहा है, ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अर्थ क्या करेगी, हम लोगों को अपनी तरफ क्या करती, खींची रहती है। तो कोई चीज़ आप रख देते हो तो क्या होता है, वो नीचे की तरफ रखी रहती है, ठीक है। हवा जब आती है, हवा तेजी से आती है तो क्या करती है, अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगा दी ऊपर तरफ तो उड़ जाएगा वो ऑब्जेक्ट, अगर कम लगा पाए तो वो रहता देगा। जैसे इसीलिए क्या करते हो, भारी चीज़ कोई रख देते हो आप तो उड़ती नहीं हवा में, और कोई हल्की चीज़ रख देते हो तो क्या होता है, उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि भारी चीज़ अगर आप रखोगे तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स mg भी होता है, उसका जो वेट होता है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। तो उसका वेट ज़्यादा है भाई, मास ज़्यादा होगा वेट ज़्यादा होगा, तो नीचे की तरफ फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो उसको कोई हवा आएगी उड़ाने तो क्या होगा, वो भाई नीचे की तरफ फोर्स ज़्यादा लग रहा है, ऊपर कम फोर्स लगाओ तो कोई थोड़ी जाएगा उधर ऊपर। लेकिन अगर इसका मास कम, हल्की कोई चीज़ रखी है, जब मास कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब नीचे की तरफ फोर्स कम लग रहा है, हवा आई ज़्यादा तेज फोर्स लगा ली, ऊपर तब ज़्यादा फोर्स लगा ली, तो वो क्या करती है, उड़ा ले जाती है। क्या ले जाती है, उड़ा जाती है। ये चद्दर, हम गाँव में क्या होता है, चद्दर ऐसे रखी रहती है बढ़िया से, सीट, 3 सीट रखा होता है बढ़िया से, तो वो क्या होता है, किसी चीज़ पे, किसी टीका होता है बढ़िया, किसी दीवार पे रख देते हैं ऐसे टीन सेट को ना, नहीं बढ़िया से, तो बढ़िया से टीका रहता है, उसका वेट की वजह से वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहती है अर्थ उसको अपने तरफ,
लेकिन हवा तगड़ी जब आती है ना, हवा जब तगड़ी आती है पहले क्या होता है, कमरे के अंदर जाएगी हवा तो वहां भरेगी, हवा भरेगी तो क्या होगा, हवा फोर्स लगाएगी किस पर, नहीं उस सीट पे, सीट पे। तो सीट जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा तब तक तो रुका रहेगा, जितना उसका वेट है उतने फोर्स अगर ऊपर तरफ लग रहा तो उड़ेगा नहीं, लेकिन उससे ज्यादा फोर्स ऊपर लग गया तो वो उड़ जाएगा। क्या होगा, उड़ जाएगा। यही सब रीजन है, समझ बात आ रही है। तो जैसे इन्होंने कहा इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बी ग्रेविटेशनल फोर्स बाइंड अस टू द अर्थ, हम लोगों को अर्थ पे कौन बांधे रखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो हम अर्थ पे, जो अर्थ से बंधे हुए हैं, बंधे मतलब अर्थ पर टिके हुए हैं, नहीं तो उड़ते रहते हम लोग, हल्का हवा आती है हम भर दे उड़ जाते हैं। तो क्या होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम ऊपर क्यों नहीं, छत से ऊपर क्यों नहीं चिपके हैं। जैसे हमारा जो छत है, हमारा जो सर है छत से क्यों नहीं चिपका है, फर्श से ही चिपका है, फर्श से ही चिपका है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, अर्थ हमें नीचे की तरफ अपने तरफ खींच रही है, तो इसलिए हम नीचे चिपके हुए हैं। नहीं तो हमारा सर जाके इससे अगर ये खींच रहा होता मुझे, ये हमारा जो रूफ है, छत है, ये मुझे खींच रहा होता तो हम जाके हमारा सर कहाँ चिपका होता, दीवार इस पे चिपका होता, लेकिन नहीं चिपका है ना, किस पे चिपका है, अर्थ पे चिपका है। तो अर्थ खींच रही है, इसीलिए हम अर्थ से जुड़े हुए हैं, नहीं तो हवा आए तो हवा क्या होता, हम उड़ जाएंगे। तो पहला ग्रेविटेशनल फोर्स का पॉइंट है कि इसी की वजह से हम क्या हैं, धरती पर बंधे हुए हैं। धरती पर कोई चीज हम रख देते हैं तो ढकी रहती है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है भैया, जो अर्थ सन के चारों राउंड कर रहा है, अर्थ सन के चारों राउंड कर रहा है, वो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे लग रहा है अंदर की तरफ। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना लग रहा होता तो अर्थ पे तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा ना, ये तो बाहर चला जाएगा। क्योंकि बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, सर्कल में मूव करेगा, तो उस पर हमेशा बाहर की ओर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद रखना। अब मैंने कहा एक आप एग्जाम्पल करके देख लेना, एक किसी चीज को रस्सी से बांध लेना, बांधने के बाद उसको ऐसे सर्कुलर पाथ पे मूव कराना, ऐसे जब वो घूमेगा ना तो देखोगे उस पर लगेगा यार बाहर की तरफ फोर्स लगेगा एक, और उसको लगातार आप बैलेंस करने के लिए, जो बाहर की ओर फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए आप लगातार अंदर की तरफ फोर्स खींचे रहते हो, रस्सी को अंदर तरफ खींचे रहते हो, ऐसे खींचे रहते हो। लेकिन बाय द वे रस्सी अगर छूट जाए तो आप अंदर की दवा लगाया गया फोर्स क्या हो गया, आप नहीं लगा पा रहे हो, बाहर की तरफ तो लगेगा ही लगेगा। तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, सर्कुलर पाथ मूव नहीं करता, वो बाहर ही चला जाता है। तो अगर अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही, सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है, इसका मतलब है कि पक्का है कि ये सर्कुलर पाथ पे अर्थ अगर मूव कर रही है तो अर्थ पर बाहर की तरफ फोर्स तो लगा होगा, पक्का है। लेकिन इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स जरूर अंदर लगा होगा, तभी बैलेंस कर रहा है। और वो कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो जो अर्थ सन के चारों ओर मूवमेंट हो रहा है नहीं होता, जो प्लेनेट्स सन के चारों ओर मूव कर रहे हैं उन्हें वो मूव ना करते। प्लेनेट्स तो आप जानते हो ना, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्लेनेट। और जो प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सैटेलाइट। एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका ये है, जैसे प्रिंसिपल के चारों ओर टीचर चक्कर लगाते हैं और टीचर के चारों ओर बच्चे चक्कर लगाते हैं। तो प्रिंसिपल हो गए सन, और सन के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, प्रिंसिपल चारों ओर कौन लगा रहा है, टीचर।
तो टीचर हो गए प्लेनेट, टीचर हो गए प्लेनेट। अब प्लेनेट के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? बच्चे, तो बच्चे हो गए सैटेलाइट। समझ बात आ रहा है? जो बॉडी सन के चारों ओर मूव करेगी उसे प्लेनेट, जो प्लेनेट के चारों ओर मूव करेगा सैटेलाइट। प्रिंसिपल के चारों ओर जो मूव कर रहा है वो टीचर, टीचर के चारों ओर मूव करे वो स्टूडेंट। तो प्रिंसिपल हो गए सन, टीचर हो गए प्लेनेट और बच्चे हो गए सैटेलाइट। क्लियर हो रहा है नहीं क्लियर हो रहा है? अब ध्यान देना, तो पहला इंपॉर्टेंट समझ में आया, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ना होता तो जो हम लोग धरती से बंधे हुए हैं वो धरती पे टिके ही ना होते, उड़ते रहते हैं। आता ही ना। दूसरी बात, जो अर्थ, जो प्लेनेट सन के चारों ओर मूव कर रहा है, मूव ही ना करती, या अर्थ के चारों ओर क्या होता है, मून मूव करता है, वो भी ना मूव करता। तो ये सब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है वो पूरे यूनिवर्स में लागू होता है। छोटे छोटी ऑब्जेक्ट में भी लगता है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट में भी लगता है। चाहे दो ऑब्जेक्ट क्या हों, छोटी हों, तब भी उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, लगता है। चाहे बड़ी से बड़ी हों, उन पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, अप्लाई होता है।